2 दिसंबर 2019 को मुंबई के माहिम बीच पर हर दिन की तरह लोग टहल रहे थे, लेकिन तभी अचानक एक व्यक्ति की नज़र समुद्र की उन लहरों की तरफ पड़ी जहां पर एक सूटकेस पड़ा हुआ था। सूटकेस को देखते ही उस व्यक्ति को लगा कि शायद उसमें कोई कीमती चीज हो सकती है, इसीलिए वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचा तो सूटकेस के पास जाते ही उस व्यक्ति को बहुत अजीब सी और बहुत ही गंदी बदबू आने लगी, जिससे वह तुरंत समझ गया था कि इस सूटकेस में ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए वह व्यक्ति तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और सारी बात पुलिस को बता देता है। फिर कुछ समय के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। जैसे ही सूटकेस को खोला जाता है तो वहां पर मौजूद सभी लोगों के होश खराब हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने उससे पहले ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। क्योंकि उस सूटकेस के अंदर एक इंसान का प्राइवेट पार्ट था, उसके साथ ही एक कटा हुआ हाथ और एक पैर भी मौजूद था। और यह तो नॉर्मल सी बात है कि यह सब देखने के बाद तो हर कोई हैरान रह जाएगा, लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि वो सूटकेस समुद्र की लहरों से बहता हुआ वहां किनारे पर आया था, जिसकी ना तो कोई पहचान थी और ना ही कोई सुराग। इसी कारण पुलिस वालों के लिए यह केस बहुत बड़ी चुनौती बन गया था कि आखिरकार यह कैसे पता लगाया जाए कि यह व्यक्ति कौन है और उस व्यक्ति का यह हश्र किसने और क्यों किया है। लेकिन फिर जिस तरीके से पुलिस वाले इस केस को सॉल्व करते हैं वह वाकई में काबिले तारीफ है। और जैसा कि पुलिस वालों ने उस सूटकेस को खोलकर देखा था तो उसमें एक हाथ और एक पैर पॉलीथीन में लिपटा हुआ और प्राइवेट पार्ट होता है। लेकिन सिर्फ इन चीज़ों से मृतक की पहचान कर पाना बहुत ही मुश्किल था। मगर उस सूटकेस में मात्र एक ऐसी चीज़ होती है जो इस पूरे केस को सॉल्व कर देती है। उस सूटकेस में कुछ कपड़े भी होते हैं और वह कपड़े सिर्फ इसीलिए और इस तरीके से रखे गए थे ताकि उन अंगों से निकलने वाला खून उन्हीं में सिमटा रहे और उस सूटकेस से बाहर ना निकल सके। इसके बाद जब उन कपड़ों की तलाशी ली गई तो उनमें भी कुछ खास नहीं मिलता है। उन कपड़ों में एक पैंट, टी शर्ट और एक शर्ट थी। इसके बाद पुलिस वाले कुछ मछुआरों को बुलाकर उनसे कहते हैं कि तुमको इसके अंदर जाकर ऐसे ही किसी सूटकेस की तलाश करनी है, या फिर ऐसा कोई बैग भी हो सकता है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि हो सकता है कि वहीं कहीं आसपास उस व्यक्ति के बाकी के बॉडी पार्ट्स भी किसी सूटकेस या बैग में मिल सकते हैं। लेकिन बहुत मशक्क़त करने के बाद उन मछुआरों के हाथ कुछ नहीं लगता है। इसके बाद पुलिस द्वारा उस सूटकेस को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है ताकि यह तो पता लगाया जा सके कि आखिरकार यह घटना कब घटी थी। उन पार्ट्स की जांच करने के बाद पता चलता है कि यह घटना तो 5-6 दिन पहले घटी है, यानी कि यह सूटकेस 2 दिसंबर 2019 को मिला था। और इसका मतलब था कि यह घटना 26 या 27 नवंबर को घटी थी। साथ ही जांच के समय उसके हाथ के फिंगरप्रिंट को भी निकाल लिया जाता है, जिसके फिंगरप्रिंट को क्रिमिनल के रिकॉर्ड से मैच करवाया जाता है। लेकिन फिर भी पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि हमारे भारत देश के अंदर अभी तक तो सिर्फ क्रिमिनल के रिकॉर्ड ही रखे जाते हैं और आम लोगों के रिकॉर्ड रख पाना अब भी तो संभव नहीं है। जबकि अमेरिका जैसे विकसित देशों में आम नागरिकों के भी डीएनए और फिंगरप्रिंट तक के डाटा को भी रखा जाता है। खैर, अभी तक तो पुलिस वालों के हाथ ऐसा कुछ भी नहीं लगा था जिससे वह इस केस की गुत्थी को सुलझा सके। इसीलिए यह केस क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है और अब क्राइम ब्रांच की टीम अपने तरीके से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर देती है। सबसे पहले सूटकेस की अच्छे से तलाशी ली जाती है और हर एक चीज़ की बारीकी से जांच की जाती है, क्योंकि सूटकेस के अलावा पुलिस के पास कोई भी सुराग या सबूत नहीं था। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सूटकेस में कुछ कपड़े भी थे और उन कपड़ों में सब कुछ रेडीमेड था, लेकिन एक शर्ट ऐसी भी थी
जो सिलवाई गई थी और उस शर्ट पर एक टैग भी लगा हुआ था जिस पर एल्मोस वेयर लिखा था और यही टैग इस केस को सॉल्व करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम एल्मोस वेयर का पता लगाना शुरू कर देती है कि आखिर यह शॉप कहाँ है और फिर थोड़ी ही जांच करने के बाद पुलिस को यह पता चल जाता है कि यह शॉप तो मुंबई कुर्ला पश्चिमी बेलगामी रोड पर मौजूद है। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम बिना किसी देरी के उस शॉप पर पहुंच जाती है और फिर पुलिस उन्हें वह शर्ट दिखाकर उनसे पूछती है कि क्या यह शर्ट आपके यहाँ सिलवाई गई है, क्योंकि टैग तो इस पर आपकी शॉप का ही लगा हुआ है। इसके बाद उस शॉप पर काम करने वाले टेलर ने कहा कि यह टैग तो हमारी शॉप का ही है और अगर यह शर्ट हमारी शॉप पर सिली होगी तो इसका रिकॉर्ड भी हमारे पास ज़रूर होगा। इसके बाद उस टेलर ने एक बहुत बड़ी लिस्ट बुक निकाली जिसमें वो हर एक कस्टमर के कपड़े के सैंपल के साथ उसका नाम भी लिख कर रखता था और कुछ देर ढूंढने के बाद पुलिस द्वारा दिखाई गई उस शर्ट से मैच होने वाले एक कपड़ा उस टेलर को मिल जाता है और साथ ही वहाँ पर एक नाम भी लिखा हुआ था और वह नाम था बेनेट रिबेलो। अब पुलिस को यह तो पता चल गया था कि जिस व्यक्ति ने यह शर्ट सिलवाई थी उसका नाम बेनेट रिबेलो था, लेकिन वहाँ से पुलिस को सिर्फ उसका नाम ही पता चल पाया था क्योंकि उस टेलर ने ना तो उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर लिखा था और ना ही पता लिख कर रखा हुआ था। इसीलिए यहाँ से पुलिस के सामने एक और चैलेंज बढ़ जाता है कि सिर्फ एक नाम के सहारे उस व्यक्ति को मुंबई जैसे शहर में कहाँ ढूंढे कि आखिरकार वह कौन था और कहाँ का रहने वाला था। और अब पुलिस को उस टेलर की शॉप पर खड़े रहने से तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला था क्योंकि वहाँ से उन्हें सिर्फ एक नाम का पता चला था लेकिन उसका एड्रेस नहीं मिला था। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। उन्होंने सोचा था कि शायद हो सकता है उस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर अपना कोई अकाउंट बनाया हुआ होगा और अपनी फ़ोटो वगैरह पोस्ट की होगी और यही सोचकर क्राइम ब्रांच वाले सोशल मीडिया पर अब उस व्यक्ति की तलाश करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले वो उसके नाम से सर्च करते हैं और फिर जितने भी लोग आते हैं उनमें से वह व्यक्ति कौन हो सकता है। पुलिस के लिए यह भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि सिर्फ उसका नाम ही पता था, इसके अलावा पुलिस वालों के पास और दूसरा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं था। लेकिन फिर भी पुलिस अपनी तलाश जारी रखती है और फिर एक एक करके उन सभी की प्रोफाइल को यानी कि उस नाम के जितने भी व्यक्ति थे उन सभी की प्रोफाइल की जांच करनी शुरू कर देती है कि आखिरकार उन्होंने किस तरह की फ़ोटो अपलोड की है। पुलिस उन सभी के डाटा को अच्छे से चेक करती है ताकि उन्हें कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे यह पता चल सके कि वह जिसकी तलाश कर रहे हैं वह व्यक्ति उन्हीं में से कोई एक है। लेकिन दोस्तों, यह काम इतना भी आसान नहीं था जितना कि हम सभी को सुनने में लग रहा है। इस काम के लिए एक अलग से टीम बनाई गई थी। इस नाम से जितनी भी प्रोफाइल है उन सभी की अच्छे से जांच की जाए, इसीलिए पूरी मेहनत और लगन से यह जांच शुरू की जा रही थी। आखिरकार पुलिस वालों की यह मेहनत रंग लाई। उन्हें एक ऐसा प्रोफाइल पेज मिल जाता है जिसके ऊपर उन्हें पूरा विश्वास था कि हो ना हो यह वही व्यक्ति है जिसको वह लोग तलाश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का हाथ उन्हें उस सूटकेस के अंदर मिला था सेम उसी तरह का या फिर उससे मिलता जुलता हाथ उन्हें उस प्रोफाइल पेज में देखने को मिलता है। यानी कि उस व्यक्ति का हाथ भी उन्हें वैसा ही लग रहा था। इतना ही नहीं, जब उस व्यक्ति की प्रोफाइल को अच्छे से देखा गया तो पुलिस को एक ऐसी फ़ोटो भी मिल जाती है जिसमें उसने वही कपड़े पहने हुए थे जो कपड़े समुद्र के किनारे पर पड़े उस सूटकेस में पाए गए थे। और इससे या तो कंफर्म हो गया था कि पुलिस जिसकी तलाश कर रही थी वह वही व्यक्ति है। थोड़ी और जांच करने पर पता चलता है कि वह एक म्यूजिशियन है जो कि गिटार पियानो वगैरह बजा करके अपनी जीविका चलाता है। उसकी प्रोफाइल को और अच्छे से देखने पर एक और आईडी मिलती है जिसकी फ़ोटो खींचकर उसने अपनी प्रोफाइल पर अपलोड की हुई थी और उसी दूसरी आईडी के अंदर उसकी पूरी डिटेल दी गई थी, यानी उसके घर के एड्रेस से लेकर उसके फ़ोन का नंबर तक। उसके बाद पुलिस उस नंबर पर कॉल करती है लेकिन वह फ़ोन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था
इसीलिए पुलिस वाले बिना देरी किए उस आईडी में दिए गए एड्रेस सांता क्रूज ईस्ट इलाके में पहुंच जाती है। लेकिन जिस घर का पता उन्हें इतनी मेहनत करने के बाद मिला था, उस घर पर ताला लगा हुआ था। यह देखकर पुलिस वालों को फिर से निराश होना पड़ता है। लेकिन इसके बाद पुलिस वाले उनके पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं कि आखिर इस घर में रहने वाले लोग कहाँ चले गए, और साथ ही पुलिस वालों ने उस घर में रहने वाले लोगों के बारे में पूछताछ करनी भी शुरू की। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है वह दोनों अब कहीं और चले गए हों। पड़ोसी कहते हैं कि इससे आगे की जानकारी हमें नहीं है। लेकिन बेटी के बारे में सुनते ही पुलिस वालों को थोड़ा शक हुआ। उन्हें लगा कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि बाप के साथ साथ बेटी की भी यही हाल की गई हो और उसकी लाश को भी इसी तरीके से कहीं और फेंक दिया गया हो। यानी यह मामला अब और भी ज़्यादा उलझता जा रहा था। अभी तो सिर्फ सवाल पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन जवाब अभी एक भी नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद पुलिस वालों ने ताला तोड़कर उस घर की जांच करनी सही समझा और फिर ताला तोड़कर पुलिस वाले घर के अंदर चले गए। इसके बाद अच्छे तरीके से घर की छानबीन की जाती है और छानबीन के दौरान पुलिस को एक नोटबुक मिलता है जिस पर लिखा हुआ था, आई एम अ बैड गर्ल, जिसने मुझे पनाह दी, जिसने मेरी परवरिश की, मैंने उसी को ख़त्म कर दिया। डैड आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, आई एम बैड गर्ल। और इन लिखी हुई लाइनों में उन पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज छुपा था। जहां एक तरफ क्राइम ब्रांच वाले यह सोच रहे थे कि शायद बेनेट रिबेलो की बेटी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा जो उसके पिता के साथ हुआ है, लेकिन उस नोटबुक में लिखी यह लाइन पढ़कर साफ पता चल रहा था कि आराध्या बेनेट रिबेलो की अपनी बेटी नहीं है, क्योंकि अगर वह उनकी अपनी बेटी होती वह उस मैसेज में यह लाइन कभी नहीं लिखती कि जिसने मेरी परवरिश की और जिन्होंने मुझे पनाह दी, मैंने उन्हीं को ख़त्म कर दिया। और अब इससे यह तो साफ हो चुका था कि मरने वाला कौन है और मारने वाला कौन है, यानी कि बेनेट रिबेलो की गोद ली हुई बेटी ने ही उसके साथ यह दरिंदगी की थी। लेकिन अब यह जानना बहुत ज़रूरी था कि आखिर यह सब क्यों किया गया। लेकिन अभी तक आराध्या पकड़ी ही नहीं गई थी। इसके बाद पुलिस को आराध्या का नंबर भी उसके घर से मिल जाता है और जब उस नंबर को ट्रेस किया गया तो वह नंबर बंद आ रहा था। लेकिन जब कुछ समय के बाद वह नंबर कुछ देर के लिए ऑन हुआ तो उस नंबर की लोकेशन घाट कोपर में दिखाई दे रही थी। इसके बाद पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाती है और उन्हें आराध्या पाटिल वहीं पर मिल जाती है। पुलिस वालों को देखकर आराध्या पाटिल थोड़ी घबराई जरूर थी, लेकिन वह फिर खुद को संभाल भी लेती है। और पुलिस वाले जब उससे यह सवाल करते हैं कि तुम अपने घर को छोड़कर यहाँ पर क्या कर रही है और तुम्हारे पिता बेनेट रिबेलो कहाँ पर हैं, तो आराध्या ने बताया कि मेरे पिताजी यानी कि बेनेट रिबेलो म्यूजिक के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं और मैं घर पर अकेली नहीं रह सकती थी, इसीलिए मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर रह रही हूँ। लेकिन जब पुलिस वालों ने आराध्या को वह नोटबुक दिखाई जिसमें उसने आई एम अ बैड गर्ल और सॉरी वगैरह लिखा हुआ था, उसे देखते ही बेनेट रिबेलो की बेटी यानी कि आराध्या समझ जाती है कि पुलिस वालों को सारी सच्चाई का पता चल चुका है और अब झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए आराध्या ने खुद ही स्वीकार कर लिया था कि हाँ, मैंने ही अपने पिता को मौत के घाट उतारा है और उसकी लाश सड़ने के लिए मैंने ही उसे अलग सूटकेस में डालकर समुद्र में फेंक दिया। आराध्या पाटिल ने बताया कि उसके पिता यानी कि बेनेट रिबेलो ने उसे गोद लिया था, उसकी परवरिश भी की थी और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन आगे चलकर कुछ समय बाद एक दिन आराध्या की मुलाकात एक लड़के से होती है। उन दोनों की दोस्ती हो जाती है, वह दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं और फिर धीरे धीरे उन दोनों में प्यार भी हो जाता है। हालांकि उस लड़की की उम्र उस समय 16 साल की ही थी और आराध्या उससे कई साल बड़ी थी। खैर, उन दोनों में बात होनी शुरू हो जाती है और फिर एक दिन आराध्या अपने उसी 16 साल के प्रेमी को यह बताती है कि उसके पिता ने भले ही उसे गोद लिया है, लेकिन वह उसका शोषण करता है, उसके साथ संबंध बनाता है, जिससे वह बहुत परेशान हो चुकी है। यह बातें सुनकर आराध्या का 16 साल का प्रेमी गुस्से से पागल हो जाता है और वह आराध्या से कहता है कि तुम यह सब कैसे सहन कर रही हो।
उसने तुम्हें बेटी बनाकर गोद लिया था, तो फिर वह तुम्हारे साथ यह सब कैसे कर सकता है? और तुम्हारे पिता को अब इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद 23 नवंबर 2019 को वह दोनों मिलकर पहली बार बेनेट रिबेलो को ख़त्म करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उसमें वह कामयाब नहीं होते। फिर 26 नवंबर 2019 को जब बेनेट रिबेलो घर पर मौजूद नहीं था, तो उस समय आराध्या का बॉयफ्रेंड उसके घर पर पहुंचा और वह दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे, जिसकी वजह से आराध्या पाटिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसके पिता ने उसके साथ ऐसा घिनौना काम क्यों किया है। और जैसे ही उसके पिता बेनेट रिबेलो घर पर आते हैं तो आराध्या अपने पिता से झगड़ने लगती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, आपने एक अच्छे पिता की तरह मेरी परवरिश क्यों नहीं की। यह बात सुनकर बेनेट रिबेलो अपना गिटार उठाता है और आराध्या के प्रेमी को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि बेनेट रिबेलो समझ गया था कि इसी लड़के ने आराध्या को भड़काया है, क्योंकि उस दिन से पहले तो आराध्या ने इस बारे में कभी कोई सवाल नहीं किया था। लेकिन जैसे ही रिबेलो उस लड़के को मारने के लिए दौड़ता है तो पीछे से उसकी बेटी आराध्या ने उसके सर पर जोर से डंडा मारा और वह नीचे गिर गया। उसके नीचे गिरते ही आराध्या ने उस डंडे से अपने पिता के ऊपर ताबड़तोड़ कई वार किए, जिसकी वजह से बेनेट रिबेलो अपना होश खो बैठता है। और फिर आराध्या पाटिल जल्दी से घर में रखी हुई कीटनाशक वाली स्प्रे की पूरी बोतल को, हालांकि उस समय भी बेनेट रिबेलो जिंदा ही था, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसे चाकुओं से गोद कर उसे ख़त्म कर दिया। फिर वह दोनों उसे घसीट कर बाथरूम में ले गए और उसे बाथरूम में डाल दिया। बेनेट रिबेलो की लाश वहीं पर पड़ी रही। फिर अगले दिन वह दोनों बाजार गए। वहां से वह दोनों सूटकेस और चाकू खरीद कर लाते हैं। फिर बेनेट रिबेलो की लाश को चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, लेकिन जब चाकू से नहीं कट रहा था तो बार बार उस चाकू को गर्म करके काटा जा रहा था। और उसने यह भी बताया कि उन्होंने उसकी हड्डियों को हथौड़े से तोड़ा था और फिर सूटकेस में भरकर वहीं की मीठी नदी में फेंक दिया था। और फिर नदी से होकर वह बैग समुद्र में आया था और समुद्र की लहरों के साथ बहता हुआ वह सूटकेस मुंबई के माहिम बीच के किनारे पर पहुंच गया था। अगर उस सूटकेस के अंदर उन कपड़ों को नहीं डाला जाता तो शायद बेनेट रिबेलो की हत्या का यह राज आज भी राज ही बनकर रह जाता, क्योंकि आराध्या के प्रेमी की उम्र अभी भी 16 साल ही थी। इसीलिए उसे जेल नहीं भेजा जा सकता था, तो उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। जबकि आराध्या बालिग हो चुकी थी, इसीलिए उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन इस केस की गुत्थी को सुलझाने में मुंबई पुलिस की जितनी तारीफ की जाए कम है। और इससे पता चलता है कि अगर पुलिस इसी तरह इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से करे तो वह किसी भी अपराधी को पाताल से ढूंढकर उसे वहां से भी निकाल कर ला सकती है और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है। आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल भावना क्राइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का धन्यवाद।